अपने हालातों के हिसाब से अपने सपने मत बदलिए साहब, अपनी सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलिए। फ्रेंड्स, हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि बताएगा बेसिस ऑफ चार्ज कि सैलरी किस बेसिस पर चार्ज की जाएगी, ड्यू बेसिस पर चार्ज की जाएगी या रिसीव्ड बेसिस पर चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। कहा गया है कि सेक्शन 15 सीधे सीधे कहता है, क्या कहता है कि सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स इधर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मीन्स की सैलरी या तो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगी या तो रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल की जाएगी, जो दोनों में से पहले हो। यानी अगर पहले सैलरी ड्यू हो रही है तो उसे हम ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल कर देंगे, अगर पहले सैलरी रिसीव्ड हो रही है तो उसे हम रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि सपोज करिए सैलरी पहले रिसीव्ड हो रही है, तो जिस प्रीवियस ईयर में यह सैलरी रिसीव्ड हुई होगी उस प्रीवियस ईयर की यह इनकम मानी जाएगी। सपोज करिए कि प्रीवियस ईयर 2020-21 की इनकम प्रीवियस ईयर 2019-20 में ही रिसीव्ड हो जा रही है, तो जिस प्रीवियस ईयर में यह इनकम रिसीव्ड हुई होगी उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी। पहले अगर ड्यू और रिसीव्ड अगर रिसीव्ड पहले हुआ होगा तो, लेकिन अगर पहले ड्यू हो गया होगा तो हम ड्यू बेसिस पर जिस प्रीवियस ईयर में ड्यू हुई होगी सैलरी उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी। However, where any salary paid in advance is assumed in the year of payment, it cannot be subsequently brought to tax in the year in which it becomes bill। कहा गया अगर कोई सैलरी रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल कर ली जाती है तो जब वह सैलरी ड्यू होगी तो दोबारा हम उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा हम उसे अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर एक सैलरी ड्यू बेसिस पर एक बार टैक्सेबल कर ली जाती है, टैक्सेबल या चार्जेबल कर ली जाती है, तो दोबारा हम उसे रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल नहीं करेंगे। ठीक, यानी कोई भी इनकम ड्यू बेसिस पर या रिसीव्ड बेसिस पर, दोनों में से किसी एक बेसिस पर ही टैक्सेबल होगी, दोनों पर ही एक ही इनकम दो बार टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से आप समझिए। जैसे कहा गया है कि ये देखिए प्रीवियस ईयर 2021 दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक चलेगा, प्रीवियस ईयर 2021। एंड ए वाला जो दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से 22 तक दिया गया है, 31 मार्च, जो कि प्रीवियस ईयर 21-22 का पार्ट है। अगर प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम को अगर हम प्रीवियस ईयर 2021 में रिसीव्ड कर लेते हैं तो वह इनकम प्रीवियस ईयर 2021 में ही टैक्सेबल कर दी जाएगी, सैलरी का पार्ट बन जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा गया कि सैलरी रिसीव्ड एडवांस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 2022, यानी अप्रैल एंड मई मंथ की सैलरी को हम रिसीव्ड कर ले रहे हैं 31 मार्च 2021 में ही, तो वह प्रीवियस ईयर 2021 में टैक्सेबल कर दी जाएगी, प्रीवियस ईयर 2021 में ही वह टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगी। लेकिन कहा गया यहां पर देखिए जस्ट अपोजिट है। इफ द सैलरी ऑफ मार्च 2021 ड्यू 5 अप्रैल 2021 एंड रिसीव्ड 6 अप्रैल 2021। ठीक है,
यानी मार्च मंथ की सैलरी, मार्च 2021 मंथ की सैलरी ड्यू कब हो रही है? 5 अप्रैल 2021 में, एंड रिसीव कब हो रही है? 6 अप्रैल 2021 में। तो यह सैलरी किस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी? यह मानी जाएगी प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम। एम्प्लॉय ने इनकम को कमाया कब है? 2020-21 में, लेकिन चूंकि वह इनकम प्रीवियस ईयर 21-22 में ड्यू भी हो रही है और रिसीव्ड भी हो रही है, इसलिए वह प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम मानी जाएगी और ना कि 2020-21 की इनकम मानी जाएगी। ठीक, जब तक सैलरी ड्यू और रिसीव्ड नहीं होगी, जब तक हम उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मार्च मंथ की सैलरी मार्च मंथ में ना ही ड्यू हो रही है ना ही रिसीव्ड हो रही है, इसलिए मार्च मंथ में हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। कब ड्यू हो रही है? नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को ड्यू हो रही है, तो 5 तारीख को हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को हम टैक्सेबल करेंगे। ठीक है। एडवांस सैलरी कहा गया, advance salary is taxable when it is received by the employee irrespective of the fact whether it is due or not। एडवांस सैलरी को हम रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल कर लेते हैं जिस प्रीवियस ईयर में यह सैलरी रिसीव्ड हुई होती है। ठीक, वह सैलरी अभी ड्यू हुई है या नहीं ड्यू हुई है वह इर्रिस्पेक्टिव है, उसका कोई भी मायने नहीं रह जाता है। ठीक, एक बार सैलरी रिसीव्ड होगी तो उसे हम टैक्सेबल कर देंगे, एक बार सैलरी ड्यू होगी तो हम टैक्सेबल कर देंगे, और रिसीव्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहा गया जो इनकम टैक्स है ना, जो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है एसएससी की टोटल इनकम पर, उसके लिए स्लैब रेट बनाया गया है। तो सपोज करिए जब एडवांस सैलरी रिसीव्ड होती है तो स्लैब रेट जाहिर सी बात है कि अधिक हो जाएगा एसएससी का। नॉर्मली अगर उसे 12 मंथ की सैलरी मिलेगी तो वह अमाउंट कम होगा इन कंपैरिजन टू 13 मंथ। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय को 12 मंथ की सैलरी मिल रही है फिर उसी को 13 मंथ की सैलरी मिल रही है, तो उसकी कौन सी इनकम ज्यादा होगी? 13 मंथ की इनकम उसकी ज्यादा होगी ना, तो जो कि हायर स्लैब रेट में जा रही है। अगर हायर स्लैब रेट में जा रही है तो रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से उसे अधिक इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स का पेमेंट मत करिए, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, इसलिए हम आपको रिलीफ देंगे। अगर आपने मोर देन 12 मंथ से अधिक 12 मंथ से अधिक की सैलरी आप पेमेंट कर रहे हैं या एडवांस सैलरी पर आप अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम आपको रिलीफ देंगे अंडर सेक्शन 89 के अनुसार। मींस कि अगर आपको 12 मंथ से सैलरी अधिक मिल रही है, इसका मतलब आपको एडवांस सैलरी मिली होगी फॉलोइंग प्रीवियस ईयर का, या आपको एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव हुआ होगा प्रीवियस ईयर का। ठीक, या आपको एडवांस सैलरी मिलेगी, आपको 1 मंथ की भी एडवांस सैलरी मिल रही है करेंट प्रीवियस ईयर में, तो भी आपको रिलीफ दिया जाएगा। कितना रिलीफ दिया जाएगा आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सेक्शन 89 है वो रिलीफ के बारे में बताता है, 3 तरह के रिलीफ की बात करता है। पहला रिलीफ जो है वो बताया गया है कि ऑन अकाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस ऑफ सैलरी, अगर किसी एसएससी को एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड हुई होगी या एडवांस सैलरी रिसीव्ड हुई होगी करेंट प्रीवियस ईयर में, तो उसे रिलीफ दिया जाएगा अंडर सेक्शन 89 के अनुसार। ठीक, और किस तरह से हम उसे किस तरह से हम रिलीफ का कैलकुलेशन करेंगे, कहा गया द प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग द रिलीफ इज गिवन इन रूल 21A में दिया गया है। इनकम टैक्स रूल जो 1962 है उसमें का जो रूल 21A है उसमें दिया गया है कि आप रिलीफ का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। सेकेंड रिलीफ ऑन अकाउंट ऑफ फैमिली पेंशन, अगर फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है एसएससी को तो उसको भी रिलीफ दिया जाएगा।
नो रिलीफ एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अगर कहा गया कोई एम्प्लॉय है जो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो रहा है, तो उसे कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए देखते हैं कि रूल 21 के अनुसार रिलीफ का हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे। देखिए एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि इन द केस ऑफ मिस्टर हरी हु एज 45 इयर्स ऑन 31 मार्च 2020, you are informed that the salary computed for the previous year 29 to 20 is rupees 10 lakh 27 rupees and areas of salary received in 3 लाख 45 हजार रुपये। ठीक, इस 3 लाख 45 हजार को आप बना दीजिए 1 लाख 25 हजार रुपये। ठीक है, further you are given the following details relating to the earlier years to which the areas of salary received is attributable। कहा क्या कि मिस्टर हरी हैं जिनकी एज 31 मार्च 2020 को 45 इयर्स की है, मीन्स कि इनको मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट कितना मिलेगा, 2,50,000 तक का इनको बेनिफिट मिलेगा। मीन्स कि अगर इनकी इनकम प्रीवियस ईयर में 2,50,000 तक रहेगी या उनको 2,50,000 रुपए की इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उनकी प्रीवियस ईयर की इनकम है 10,20,000 रुपये और उन्हें साथ ही साथ एरियर्स ऑफ सैलरी भी रिसीव्ड हुआ है करंट प्रीवियस ईयर में। कितने रुपए का, 1,25,000 रुपए का। अब आपको टैक्स पेबल का कैलकुलेशन करना है कि उन्हें प्रीवियस ईयर 1920 में कितने रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। इसमें हम शेष को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, शेष को इग्नोर कर रहे हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझ सके। और एरियर्स ऑफ सैलरी जो है रिसीव्ड हुई है वो प्रीवियस ईयर 18-19 की है। एरियर्स ऑफ सैलरी जो है 18-19 की है, जो प्रीवियस ईयर 1920 में हमें रिसीव्ड हो रही है। और प्रीवियस ईयर 18-19 में हमारी टैक्सेबल सैलरी कितनी थी, 9,50,000 रुपये और एरियर्स जो कि रही थी सैलरी वो 1,25,000 रुपये की थी, जो कि ना ही ड्यू हुई थी ना ही रिसीव हुई थी प्रीवियस ईयर 18-19 में। कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89 एंड द टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021। देखिए रेट ऑफ टैक्स दे दिया गया है असेसमेंट ईयर 1920 का, और यही रेट ऑफ टैक्स हमारा मान लेते हैं कि आपका है, ये हम मान लेते हैं 18-19 का है। 18-19 का हमें रेट ऑफ टैक्स दे दिया गया है इसके लिए प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है, जिस ईयर की ये हमारी एरियर्स ऑफ सैलरी है थी, जिस प्रीवियस ईयर की करंट प्रीवियस ईयर में किस रेट से हम टैक्स चार्ज करेंगे वो तो रेट हमें पता होना चाहिए। ठीक, वो रेट क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। प्रीवियस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जो रेट ऑफ टैक्स है वह दिया गया है यहाँ पर। माने जिस प्रीवियस ईयर में एरियर्स ऑफ सैलरी रह गई थी। अब हमें कंप्यूट करना है रिलीफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करंट प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इंक्लूडिंग एक बार हम करेंगे इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी, एक बार करेंगे एक्सक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। यानी 2 बार हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। एक बार एरियर्स ऑफ सैलरी जो रिसीव्ड हुई है करंट प्रीवियस ईयर में उसको इंक्लूड करके अपने टोटल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 10,20,000 रुपये करंट प्रीवियस ईयर की सैलरी है, इसमें 1,25,000 रुपया हमारे एरियर्स ऑफ सैलरी इंक्लूड कर दिया है। अब टोटल इनकम हमारी आ गई 11,45,000 रुपये और इस पर हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया तो हमें मिल गया 1,56,000 रुपये इनकम टैक्स।
अब एक बार हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सक्लूड एरियस ऑफ सैलरी, तो यहाँ पर हमने एरियस ऑफ सैलरी को नहीं लिया है, तो अब हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया इस अमाउंट पर, तो 1,18,500 रुपये हमारा आया। अब सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं जिस प्रीवियस ईयर की एरियस ऑफ सैलरी थी, यानी असेसमेंट ईयर 18-19 की, तो असेसमेंट ईयर 18-19 की जो इनकम थी उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे दो पार्ट में इनकम टैक्स, एक एरियस ऑफ सैलरी को इंक्लूड करके एंड सेकेंड एरियस ऑफ सैलरी को एक्सक्लूड करके। देखिए हमारी टोटल इनकम कितनी थी असेसमेंट ईयर 18-19 में 9,50,000 रुपये, ठीक, तो 9,50,000 रुपये में हम एक बार एरियस ऑफ सैलरी को इंक्लूड करके अपना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, तो 1,35,000 रुपये आ गया। अब एक बार हम एक्सक्लूड करके एरियस ऑफ सैलरी को एक्सक्लूड करके इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए, तो 1,02,500 रुपये हमारा आ गया। ओके, हमने यहां पर देखिए कैलकुलेट भी किया है इनकम टैक्स। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमने करंट प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स कैलकुलेशन इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है दो पार्ट में बांटकर, एक विदाउट एरियस ऑफ सैलरी एंड सेकेंड विथ एरियस ऑफ सैलरी। तो हमें दो फिगर मिले हैं, दो फिगर में से यानी कि इनकम ऑफ टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग एरियस ऑफ सैलरी की मितना टोटल टैक्स पेबल कितना आया है 1,56,000, जो इसमें एरियस ऑफ सैलरी भी इंक्लूड थी। लेकिन सेकेंड हमारा है टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग एरियस 1,18,500, यानी इन दोनों का जो डिफरेंट है वो हमें बता रहा है कि एरियस ऑफ सैलरी पर हमने कितना टैक्स पेमेंट किया है। तो यानी एरियस ऑफ सैलरी जो हमारी 1,25,000 रुपये है उस पर हमने 37,500 रुपये का पेमेंट किया है। ओके, लेकिन अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम जिस प्रीवियस ईयर की यह एरियस ऑफ सैलरी है, अगर उसी प्रीवियस ईयर में उस एरियस ऑफ सैलरी पर टैक्स पेमेंट किए होते तो कितना किए होते, तो हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग एरियस ऑफ सैलरी 1,35,000, ये टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग एरियस ऑफ सैलरी 1,02,500। यानी अगर जिस प्रीवियस ईयर की यह एरियस ऑफ सैलरी है उसी प्रीवियस ईयर में अगर हम उस पर इनकम टैक्स का पेमेंट करते तो 32,500 रुपये पेमेंट किए होते, और इन साल किया है तो 37,500 रुपये किए हैं, यानी एक्सेस अमाउंट हमने कितना कर दिया 5,000 रुपये, यानी आपको 5,000 रुपये का रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो रिलीफ देने के बाद कितनी आपकी सैलरी इनकम टैक्स पेबल आएगा 1,51,000 रुपये, क्योंकि 1,56,000 रुपये विथ एरियस ऑफ सैलरी है, लेकिन 5,000 रुपये जो एक्सेस अमाउंट है रिलीफ वाला पार्ट लेस कर देंगे तो 1,51,000 हमारा टोटल टैक्स पेबल निकल कर आ जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ठीक है, इनमें क्या अंतर है। अगर एडवांस सैलरी है तो उसे हम रिसीव्ड बेसिस पर उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानेंगे जिस प्रीवियस ईयर में यह इनकम रिसीव्ड हो रही है, यानी यह इनकम टैक्सेबल होगी। एडवांस सैलरी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। लेकिन एडवांस्ड अगेंस्ट सैलरी का मतलब यह है कि यह एक तरह का लोन लिया गया है, एक तरह का यह लोन लिया गया है और इट कैन नॉट बी टैक्स्ड एज सैलरी, इसे हम टैक्सेबल नहीं करते।